नमस्कार, स्वागत है आपका सनसेट टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की। एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए जरूरी है कि समाज में स्त्री और पुरुष का अनुपात समान रहे। इसकी बिगड़ती स्थिति कई सामाजिक समस्याओं की वजह बनती है। लेकिन हाल ही में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट देश में लैंगिक अनुपात में संतोषजनक सुधार की तस्वीर पेश कर रही है। इस सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक देश में पहली बार पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1020 पहुंच गई है। इसलिए मुद्दा आपका में आज इस मुद्दे पर बात करेंगे। जो सर्वेक्षण सामने आया है इसमें कई महत्वपूर्ण बातें हैं। जनसंख्या के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, बच्चों के स्वास्थ्य के लिहाज से ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है और इस रिपोर्ट के क्या मायने हैं इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं डॉक्टर एसके सिंह जुड़े हुए हैं जो सांख्यिकी विभाग के हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस रिपोर्ट के मायने क्या हैं। डॉक्टर एसके सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सनसेट टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे रवि वर्मा जी से जो निदेशक हैं ICRW के एशिया के, उनसे भी बात करेंगे। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर UB सौम्य जुलू जी भी हमारे साथ हैं जो अध्यक्ष हैं IASP के, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट के क्या मायने हैं, देश की जो स्वास्थ्य की दृष्टि जो स्वास्थ्य का स्वरूप है वो किस दिशा में जा रहा है। लेकिन सबसे पहले बात SK सिंह जी से आपसे समझना चाहूंगा। सबसे पहले मैं सिंह साहब कि ये जो रिपोर्ट सामने आई है इसमें क्या कुछ खास है, क्यों ये रिपोर्ट खास है? धन्यवाद वर्मा साहब। इस रिपोर्ट के खास होने के महत्वपूर्ण मुद्दे ये हैं, जैसा आपने शुरुआत किया कि निश्चित रूप से जो सबसे बड़ी उपलब्धि दिख रही है इस साल में जब देश अमृत महोत्सव आजादी का मना रहा है कि लिंग अनुपात में एक मूल चूल परिवर्तन दिख रहा है। पहली बार 1020 फीमेल पर 1000 मेल के दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन सर्वे के कोऑर्डिनेटर के तौर पे मेरा कहना ये होगा कि जो भी इस डेटा को एनालाइज करें उनको थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। वजह यह है कि ये जो परिवर्तन के 4 प्रमुख कारण हो सकते हैं, जिसमें सभी लोगों को 2 कारण दिख रहा है, लेकिन जो सर्वे कंडक्ट करने के चलते, सर्वे के कोऑर्डिनेटर होने के चलते मैं 2 और चीजों के तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबको दिखाई पड़ रहा है कि इस देश में पिछले कई सालों से जन्म के समय जो आयु है, ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट बर्थ जिसको हम लोग कहते हैं, वो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में 2.5 इयर्स ज्यादा है। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया है, तब से हम लोगों ने देखा है कि शिशु मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर में जो जेंडर गैप है वो निश्चित रूप से कम हुआ है। ये 2 चीजें सबको दिख रही हैं, लेकिन मैं 2 और चीज ऐड करना चाहूंगा। एक ये कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे परिवार का जो डिफिनीशन एडॉप्ट करता है वो मॉडिफाइड डिजोरो डिफिनीशन होता है। उसके अनुसार जो परिवार के सामान्य निवासी को ही उसमें शामिल किया जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं मूलतः वाराणसी का रहने वाला हूं, मेरा परिवार वाराणसी में रहता है, लेकिन मैं बॉम्बे में रहता हूं। अगर सर्वे टीम जाएगी तो वहां मुझे उस परिवार का सामान्य निवासी नहीं काउंट किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि इस देश में 457 मिलियन जो माइग्रेंट्स पॉपुलेशन है, उसमें करीब 140 मिलियन लेबर माइग्रेंट्स हैं। 140 मिलियन लेबर माइग्रेंट्स में अराउंड 45 मिलियन 4.5 करोड़ सिंगल मेल माइग्रेंट्स हैं। आपने अभी कोविड के समय देखा होगा करीब 10 से 15 मिलियन लोग श्रमिक ट्रेन से वापस गए थे। इसका मतलब यह है कि NFHS जो परिवार का डिफिनीशन एडॉप्ट करता है उसमें वो सिंगल मेल माइग्रेंट्स जो रोजगार के तलाश में बड़े शहरों में चले गए हैं, उनकी गिनती वहां नहीं होती है, डिनोमिनेटर से बाहर हो जाते हैं। जब हम मॉडिफाइड डिजोरो की बात करते हैं, इसका मतलब कि हम लोग विजिटर्स को भी इंक्लूड करते हैं। ये हुई पहली बात, ये मेरा कॉशन है। और बाकी अच्छी चीजें देश के लिए बहुत सारी हैं। एक तो जन्म दर जो TFR जिसको हम लोग लेते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट, मूलतः आम भाषा में ये कह सकते हैं कि एक महिला अपने जीवन काल में कुल कितने बच्चे को जन्म देती है, वो
हमेशा से हमारा टारगेट रहा है 2.1, जिसको रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी कहते हैं, वो 2.0 हो गया है जी। मात्र एवं शिशु स्वास्थ्य में काफी वृद्धि हुई है पिछले 15 साल में। वो वृद्धि का स्तर इस लेवल तक चला गया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 के लिए कंट्री ने सेट किया है, शायद हम लोग 2025 में ही उसको अचीव कर लेंगे। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम में काफी वृद्धि हुई है। हम जानते हैं कि हमारे कलीग प्रोफेसर रवि वर्मा निश्चित रूप से इस पे कमेंट करेंगे। भले ही वो 53 से बढ़कर के 67 हो गया, लेकिन आज भी वो स्क्यूड है महिलाओं के तरफ। पुरुषों की भागीदारी उसमें थोड़ी कम है। जी बिल्कुल बिल्कुल। फर्टिलिटी, वर्मा साहब, फर्टिलिटी जरूर कम हुआ, लेकिन एक खतरनाक बात यह है कि एडोलेसेंट फर्टिलिटी, टीन एज मदरहुड अभी हम लोगों के लिए एक चैलेंज बना हुआ है। माल न्यूट्रिशन जो हमेशा से कंसर्न रहा है, उसमें निश्चित रूप से कमी आई है। ये बात अलग है कि माल न्यूट्रिशन में सुधार का दर जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है उससे थोड़ा स्लो है, उसको एक्सपेडाइट करने की जरूरत है। वीमेंस एम्पावरमेंट को अगर देखा जाए तो उसमें एसके सिंह जी, मैं जानता हूं कि इस रिपोर्ट में बहुत कुछ है, क्योंकि ये देश के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई रिपोर्ट है और बहुत सकारात्मक एक तरह से ये रिपोर्ट है, जो देश में किस तरह से स्वास्थ्य की दृष्टि से परिवर्तन हो रहे हैं, लोगों की स्वास्थ्य बेहतर हो रही है, सरकार की जो योजनाएं हैं उन्होंने किस तरह वातावरण को बदला है, सरकार के जो अभियान है वो किस तरह वातावरण को बदल रहे हैं, ये सब कुछ इसमें देखने को मिल रहा है इस रिपोर्ट में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो जनसंख्या का है। रवि वर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट में हालांकि एक पॉजिटिव ये दिख रहा है कि जो जनसंख्या की स्थिति देश की है, और खासतौर से प्रजनन दर की मैं बात करूं, इसमें भी बड़ा एक अंतर देखने को मिल रहा है, जिसकी ओर एसके सिंह जी भी इशारा कर रहे थे। इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि जनसंख्या एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जी धन्यवाद। बहुत ही सार्थक सवाल है ये आपका। और हम ही नहीं, सभी लोग जो जनसंख्या नीति से या जनसंख्या कार्यक्रमों से या जनसंख्या के आंकड़ों से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं, जो जानकार लोग हैं, कि इस देश में फर्टिलिटी जो है बहुत सारे राज्यों में बिलो रिप्लेसमेंट हो चुकी है। कुछ ही राज्यों में नहीं है, लेकिन बहुत सारे राज्यों में। इसका मतलब यह है कि जनसंख्या ग्रोथ या जनसंख्या वृद्धि समस्या नहीं है अभी। ये बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जाननी चाहिए बात कि TFR, जिसे टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं, एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है उसका, वो मोस्ट स्टेट्स में, बिहार, झारखंड, मणिपुर, मेघालय और उत्तर प्रदेश को छोड़कर बिलो रिप्लेसमेंट लेवल है। और ये एक अच्छी बात है। ये आई थिंक ये इस बात की ओर प्रदर्शित करती है या इस बात की ओर इशारा करती है कि अब हमें अपनी एनर्जी, अपना जो रिसोर्सेज है वो उन दिशा में लगाएं जहां पे लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बदले, इस बात के बजाय कि हम जनसंख्या नंबर पर ध्यान दें और या उस पर अपनी एनर्जी लगाएं। देखिए, एक और भी चीज इन आंकड़ों में जो बहुत अच्छी निकल के आती है या सोचने वाली है, वो ये है कि ट्रेडिशनल मेथड का यूज बढ़ा है और मॉडर्न कंट्रासेप्टिव का जो यूज बढ़ने के साथ, लेकिन ट्रेडिशनल मेथड का यूज काफी बढ़ा है। और ये भी शो करता है कि लोगों ने अपने आप स्वयं अपनी फर्टिलिटी या अपने प्रजनन दर को कंट्रोल करने की एजेंसी पाई है या खुद करने की कोशिश करी है। तो कहीं ना कहीं ये तो बात है कि छोटे परिवार का मूल्य, उसकी लोगों ने जाना है और उसके दिशा में लोग जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। तो वो चिंता का विषय नहीं है कि लोगों के पास अधिक बच्चे होंगे और वो एक गंभीर समस्या हो जाएगी, वो नहीं है। अब ये बात बहुत ही स्पष्ट है, इस तरीके से मैं भी सोचता हूँ। लेकिन इसके पहले मैं क्या आप डॉक्टर सौम्या राजू इज वेटिंग, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो स्त्रियों से संबंधित या लड़कियों से संबंधित आंकड़े इसमें हैं,
वो गौर करने वाले हैं और उनके ऊपर देखने की जरूरत है। अब जैसे आप ये देखिए कि चाइल्ड मैरिज की दर में गिरावट आई है बहुत, लेकिन अभी जो ये आंकड़े हमारे सामने आए हैं वो फैक्ट शीट्स हैं, इसके अंदर असली आंकड़े जो रॉ डेटा है वो नहीं है किसी के पास। तो जो सिंह साहब पहले ही कह रहे थे कि इसको एनालिसिस करने के लिए हम इन फैक्ट शीट्स के बेसिस पर, जिस पर अबाउट 131 इंडिकेटर्स पर जो डेटा दिए गए हैं इन सब फैक्ट शीट्स पर, वो समरी डेटा है और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हम देख सकते हैं। तो आप अगर आप राष्ट्रीय स्तर से अगर आप उस पर जाएं, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर जाएं, तो आपको बहुत वेरिएशन मिलता है। सभी आंकड़ों में इतना बड़ा वेरिएशन है कि वो अपने आप में इस बात को बताता है कि हमें फोकस्ड वे में काम करने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऐसे जिले हैं जहां पे बहुत जरूरत है काम करने की, जनसंख्या नियंत्रण की वजह से नहीं, और भी जो इंडिकेटर्स हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज का इशू है या टीनेज प्रेगनेंसी का भी इशू है, जो जिन मुद्दों पर हमें लगता है चीजें बदल चुकी हैं, उन्हीं मुद्दों पर बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब आप देख लीजिए कि अब मैं क्योंकि चाइल्ड मैरिज का मैं कह रहा हूं, तो उसी विषय पर करीब 143 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे कि 5 से 10% या 10% से ज्यादा वृद्धि हुई है मैरिज रेट में। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर सैमुअल जी, आप से मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरफ डॉक्टर एसके सिंह और रवि वर्मा जी इशारा कर रहे हैं, बात चाहे परिवार नियोजन की हो कि लोग स्वतः अब छोटा परिवार, सुखी परिवार की अवधारणा को स्वीकार कर रहे हैं, हालांकि बहुत पहले से सरकार इसको लेकर अभियान भी चला रही है। और दूसरा, जो लिंग अनुपात की बात होती थी, ये दो समस्या ऐसी थी कि पुरुषों की जो और महिलाओं के बीच जो लिंग अनुपात का अंतर दिखाई देता था, उसमें भी हमें एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है इस रिपोर्ट में। क्या हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक स्तर पे लोग अब इन बातों को स्वीकार कर रहे हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सफल हो रहा है, छोटा परिवार सुखी परिवार लोग स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, ये तो अभी एनएफएचएस के जो भी आंकड़े हमारे सामने है और मीडिया में भी बहुत हमको देखने को मिला है, और उसके ऊपर इसी चर्चा में प्रोफेसर सिंह साहब और डॉक्टर वर्मा जी ने जिक्र किया था। ये तो सुनिश्चित है, ये तो हमारे सामने मुद्दा है कि लोगों की भावना में, लोगों की सोच में बदलाव हो रही है और उसी की फलस्वरूप हमको ये रिजल्ट्स मिला है। और इसी के साथ साथ हमको ये भी देखना है, देखिए बच्चों की जो मृत्यु दर है, इन्फेंट मोर्टालिटी बोलते हैं, चाइल्ड मोर्टालिटी बोलते हैं, अंडर 5 मोर्टालिटी बोलते हैं, क्योंकि हमारे भारत में शिशु मरण की दर जो है वो बहुत ज्यादा था, अभी भी ज्यादा है, लेकिन पिछले जो एनएफएचएस 4 हुआ था उसकी तुलना करेंगे एनएफएचएस 5 में हमको गिरावट आई है। तो गिरावट रिकॉर्ड हुई है, देयर इज ए डिक्लाइन रिकॉर्ड हुआ है। तो उसी के साथ साथ हमको ये भी देखना है वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन की देखभाल करना चाहिए, चिल्ड्रन को, बच्चों को ही सेहत के बारे में ख्याल रखना चाहिए। इस दिशा में भी हमको आंकड़े मिल रही है कि आप एक इंडिकेटर ले लीजिए, जिन बच्चों के 12 और 23 महीने की उम्र के बच्चे हैं, उनमें से लोगों को जो भी टीका मिलना चाहिए था टीकाकरण के कार्यक्रम के तहत, वो टीका जिन लोगों को मिला है उसमें भी बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। 62% पहले था 5 साल पहले, अभी वो 76% हो गया है। मतलब हर 4 बच्चों में 3 बच्चों को जितने भी सरकार की ओर से जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके अंदर जो भी टीका मिलना है सब टीका मिल रही है। तो जब टीका मिलेगा बच्चों के सेहत के ऊपर उसका असर रहेगा, बच्चे सही सलामत रहेंगे, बच्चों की मृत्यु जो है वो कम हो जाएगी। जैसे बच्चे जीवित रहेंगे और माँ बाप जो है, जैसे वर्मा जी ने भी जिक्र किया है, हमको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ज्यादा योजना बनाने की जरूरत नहीं है। हमारी ध्यान इसमें होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक होना चाहिए। जो भी बच्चे पैदा हुए हैं वो सही सलामत रहे। मान लीजिए जब बच्चे कम उम्र में मर जाते हैं
माँ बाप सोचते हैं कि ज्यादा बच्चा होना चाहिए, तो इसलिए सेल सर्वाइवल इज बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। उसी दिशा में जो भी करना चाहिए, अपना बर्थ रजिस्ट्रेशन भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। हमारा सिविल रजिस्ट्रेशन एक अभियान चला रहा है, उसी के फलस्वरूप बर्थ रजिस्ट्रेशन आपका इम्प्रूव हो गया, 79% से 89% हो गया है। डेथ रजिस्ट्रेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इस दिशा में भी हमारे माँ बाप जो है, पेरेंट्स जो है, ध्यान दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ और एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जो महिला अपनी प्रसव के लिए अस्पताल में जाते हैं, कोई हेल्थ फैसिलिटी में जाते हैं, उस प्रतिशत में भी बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। इंस्टीट्यूशनल डेथ बर्थ्स जो होते हैं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बोलते हैं, वो भी इंप्रूवमेंट हुआ है 89%। 100 में से ऑलमोस्ट 90 औरत जो है अपनी प्रसव के लिए एक अस्पताल में जाते हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो, जो भी हो। ये भी और एक इम्प्रूवमेंट है, इम्प्रूवमेंट एरिया है, जो भी हमारी, जैसा प्रोफेसर सिंह साहब ने बताया, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जननी सुरक्षा योजना वगैरह, और उसी के फलस्वरूप है हमको हमारा जो भी इंडिकेटर्स है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के इंडिकेटर्स है, उसमें भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे आप क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करेंगे, बच्चों की सर्वाइवल चांसेस इंप्रूव होंगे, बच्चों की हेल्थ स्टेटस इंप्रूव हो जाएगा, बच्चों की न्यूट्रिशन स्टेटस, वो चिंताजनक विषय है। जैसे प्रोफेसर सिंह ने बताया, जितना होना चाहिए उतना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, क्योंकि आप भी जानते हैं हमारा सरकार ने पोषण अभियान शुरू किया है, और बच्चों की कुपोषण को दूर करने के लिए माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया होना चाहिए, कुपोषण मुक्त भारत होना चाहिए। उस दिशा में भी हमको और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये आंकड़े से ये निकल के आ रहे हैं हमारे सामने। जी बिल्कुल। एसके सिंह साहब, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि एनीमिया की बात होती है, कुपोषण की बात है, ये दो समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं, आखिर ये क्यों? ठीक है, इस रिपोर्ट में बहुत कुछ अच्छा है, बहुत कुछ बदल रहा है देश में, स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर हो रहा है, लेकिन ये बच्चों में चाहे एनीमिया की बात हो या महिलाओं में एनीमिया की समस्या हो, ये क्यों बनी हुई है और इसको दूर करने के लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है? जी, जैसा कि आप जानते होंगे वर्मा साहब कि हमारी कंट्री में अनीमिया मुक्त इंडिया प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहा है जी, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों ने बहुत ही क्लोजली NFHS 3, 4 और 5 के डेटा को देखा है, और ये पाया है कि हमारा प्रोग्राम मोस्टली आयरन सप्लीमेंटेशन पे आधारित है। लेकिन फैक्ट ये है कि इंडिया में आयरन सप्लीमेंटेशन केवल 45 से 50% एनीमिया को एड्रेस कर पा रहा है। अनदर 50 to 55% जो एनीमिया बच्चों में है, वो चाहे न्यूट्रिशनल एनीमिया हो, सिकल सेल एनीमिया हो, हुकवर्म एंड अदर काइंड ऑफ इन्फेक्शंस हो, या जो हमारी जेनेटिक डिसऑर्डर है उसके चलते हो रहा हो। इसलिए जो हमारे प्रोग्राम में कंपोनेंट है एनीमिया मुक्त, वहां थोड़ा और रिसर्च करके माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी को एड्रेस करने की कोशिश करने की जरूरत है, जो कि ऑनगोइंग ICDS प्रोग्राम में मूल चूल परिवर्तन करके ही लाया जा सकता है। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि NFHS डेटा के आधार पर केवल एनीमिया का निर्धारण करना बहुत सही नहीं होगा। कारण ये कि हम लोग NFHS में जो ब्लड सैंपल लेते हैं वो कैपिलरी ब्लड लेते हैं। कैपिलरी ब्लड मतलब ये फिंगर टिप से या एड़ी के कोने से ब्लड लेते हैं। अपने ही देश में कुछ दूसरे रिसर्च हैं, अगर वेनस ब्लड लिया जाए, जो कि नेशनल लेवल पे कम्युनिटी सेटिंग में संभव नहीं है, वेनस ब्लड अगर लिया जाए तो शायद जो एनीमिया का एस्टिमेट्स है होमोग्लोबिन लेवल में कुछ डिफरेंस होता है। ओके, लेकिन फैक्ट ये है कि जो भी कम या ज्यादा एस्टिमेशन की बात है वो NFHS 2, 3, 4, 5 सब पे लागू होती है। इसलिए आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि अपने एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के लागू करने के बावजूद भी हमें वो परिवर्तन नहीं मिल पाया है जो हमें चाहिए। इसके लिए हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी को ICDS सिस्टम के तहत जो सर्विस डिलीवर कर रहे हैं उसमें लाना होगा। एक तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ रही है, 24 इयर्स के बाद जो एनीमिया का लेवल है 1/4 हो जा रहा है। इसका मतलब कि एनीमिया का प्रिवेलेंस मोस्टली 6 महीने से लेकर के
6 महीने से लेकर के और 18 महीने के बच्चे के बीच होता है। लेकिन अब वही पीरियड है जहां की सप्लीमेंट जाहिर सी बात है इसके सिंह साहब की एनीमिया आज भी एक बड़ी समस्या बना हुआ है। जहां हम बहुत उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो एनीमिया एक समस्या आज भी है। हालांकि उसके लिए भी सरकार ने तमाम तरह के कार्यक्रम चला रखे हैं। लेकिन रवि वर्मा जी, अगर इस रिपोर्ट की बात मैं करूं तो इसमें एक बड़ी और दिलचस्प तथ्य हमें नजर आ रहा है, वो है मोटापे का। जो बच्चे हैं, जो 5 साल से उम्र के बच्चे हैं, उनमें मोटापे की समस्या है। एक तरह से महिलाएं जो हैं उनमें मोटापे की समस्या है। ये क्यों? मुझे लगता है इस विषय पर सिंह साहब ज्यादा अच्छी तरह प्रकाश डाल सकेंगे। सिंह साहब, आप। थैंक यू सर। ये बेसिकली ये बहुत सच्ची बात है कि ओबेसिटी, चाइल्ड ओबेसिटी एज वेल एज एडल्ट ओबेसिटी, ये दोनों ओबेसिटी बढ़ रही है। चाइल्ड ओबेसिटी का मुख्य कारण हमारा ये पैकेज एंड प्रोसेस्ड फूड का प्रैक्टिस होना है। समय के साथ आज के जमाने में जो छोटे बच्चों को प्राइमरी स्कूल में भेज रहे हैं, तो माँ उनका घर का बना हुआ टिफिन न दे करके प्रोसेस्ड फूड या पैकेज फूड दुकान से खरीद के दे रहे हैं। तो बच्चों में प्रोसेस्ड एंड पैकेज फूड का प्रचलन को इमीडिएटली हमको रोकना होगा। हमने क्लोजली देखा है, इस डेटा को भी एनालाइज करके देखा है और एक प्रेजेंटेशन में इसका यूज किया था, जहां ये क्लियर है कि अर्बन एरियाज में चाइल्ड ओबेसिटी रूरल एरिया से सिग्निफिकेंटली हाई है और इंडिया में 10 ऐसे स्टेट्स हैं जहां लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा है, वहीं पे चाइल्ड ओबेसिटी ज्यादा है। इसलिए मैंने ये कहा कि भारत सरकार को इमीडिएटली FSSAI की मदद से फूड स्टैंडर्ड सेफ्टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, उसको ध्यान देना पड़ेगा। और जैसे हम लोगों ने कोटपा एक्ट के तहत टोबैको प्रोडक्ट्स पे जिस तरीके से हम लोगों ने वो वार्निंग लेवल लाया था, उसी तरीके से जरूरत है कि इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट को जो कि प्रोसेस्ड एंड पैकेज फूड बनाते हैं, उनको मोटिवेट करके गवर्नमेंट को एक नॉर्म लाना चाहिए। एक सवाल में डॉक्टर जी बोलिए सिंह साहब, बोलिए जी। फ्रंट ऑफ पैकेज लेवल हमें लाने की जरूरत है, चाहे वो किसी भी तरीका हो, वार्निंग लेवल्स हो, ट्रैफिक लाइट हो। दुनिया के अलग अलग कंट्री में, मैंने चिली में देखा है, कई और कंट्री में देखा है, ऑलरेडी उस तरह के फ्रंट ऑफ पैकेज लेवल्स, और कई रशियन कंट्रीज में भी हुआ है, ऑलरेडी वहां पे प्रोड्यूस होना शुरू हो गया है। नाउ इट इज हाई टाइम। एक सवाल में डॉक्टर सोमोजुल से पूछना चाहता हूं कि अगर बात हम उत्तर भारत दक्षिण भारत की करें तो लगभग एक सी तस्वीर देखने को मिलती है आंकड़ों के हिसाब से। खासतौर से टीकाकरण की बात मैं करूं तो टीकाकरण की दृष्टि से पूरे भारत में बच्चों के मामले में टीकाकरण में एक बड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, हाँ जी, ठीक है। अभी पहले जैसा था सोच विचार वगैरह, जो एटीट्यूड प्रैक्टिस हम बोलते हैं, नॉलेज तो है, सबको मालूम है, लेकिन एटीट्यूड्स में कुछ डिफरेंसेस थे और प्रैक्टिसेस में भी डिफरेंसेस थे। लेकिन जो भी हमने सरकार ने और गैर सरकार संस्थाओं ने जो भी कदम उठाया है, उस कदम जो भी एफर्ट्स हुआ है, उस एफर्ट्स का रिजल्ट तो हमको देखने को मिल रहा है। और उसी के फलस्वरूप है अभी नॉर्थ साउथ डिवाइड जो था, और वो डिवाइड कम होते जा रहे हैं जी। और देखिए, डेवलपमेंट इज द बेस्ट सॉल्यूशन। अगर आपकी डेवलपमेंट होता जाएगा, विकास होता जाएगा, सबके साथ सबके विकास, जैसे हमारा प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था, जैसे विकास की वृद्धि हो जाएगी तो जो बैरियर्स है, जो रीजनल डिफरेंसेस है, स्टेट लेवल डिफरेंसेस है, डिस्ट्रिक्ट लेवल डिफरेंसेस है, ये सब खत्म हो जाएगा। तो उस दिशा में हमको और थोड़ा प्रयास करना चाहिए, बाकी इंडिकेटर्स को लेकर भी। और एक मैं प्रोफेसर सिंह साहब के समर्थन में और दो पॉइंट बताना चाहता हूँ ओबेसिटी को लेके। हमारा कुछ अध्ययन हुआ था कुछ साल पहले अर्बन और रूरल बच्चों के ऊपर स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी क्या है, स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं नहीं लेते हैं। शहरी इलाके में जो बच्चे हैं वो लोग स्पोर्ट्स में कम इन्वॉल्वमेंट है उनका,
स्पोर्ट्स में भाग लेने की जो प्रक्रिया है वो ग्रामीण इलाके में ज्यादा है शहर के मुकाबले, क्योंकि शहर में आपको स्पोर्ट्स खेलने के, दिल्ली से जो शहर में कंक्रीट जंगल बन गया है, उधर खेलने के लिए जगह नहीं है, कोई पार्क भी नहीं है, कोई ओपन स्पेस भी नहीं है क्रिकेट खेलने के लिए, कबड्डी खेलने के लिए, ये सब खेलने के लिए। इसलिए हमने ये सुझाव दिया था उस समय पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, स्पोर्ट्स करिकुलम होना चाहिए, हर स्कूल में स्पोर्ट्स होना चाहिए, पीरियड होना, हमारे बचपन में होते थे, हर हफ्ते एक स्पोर्ट्स एक पीरियड होती थी, वो होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए बच्चों को, ताकि ये ओबेसिटी से हम अब थोड़ा उससे भी हमको मुक्ति मिल जाएगी। ये और एक मुद्दा पॉइंट मैं बताना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। चूंकि ये जो रिपोर्ट है वो स्वास्थ्य पर केंद्रित है और स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं को इसने देश के सामने रखा है कि किस तरह देश में जो प्रजनन दर है उसमें सुधार हो रहा है, किस तरह से लिंग अनुपात में जो एक भेद देखने को मिलता था उसमें सुधार हो रहा है, परिवार नियोजन की दिशा में अच्छा एक तस्वीर हमें देखने को मिलती है, बच्चों के टीकाकरण की जो दर है वो बड़ी है। हम कह सकते हैं कि जब भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो देश का स्वास्थ्य भी बेहतर हो रहा है, लेकिन बहुत कुछ करने की भी जरूरत अभी है। एनीमिया एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। आप तीनों ने हमसे बात की, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।